नमस्कार दोस्तों, मोनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो कि एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की चल रही थी। नया बुक के अनुसार आज अध्याय 9, जिसमें कि दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ की मतलब कुछ पृथक मतलब होता अलग करना कि अगर कोई चीज़ को हम जैसे कि घोल है चीनी और पानी का, उसको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, या नमक है या रेत है, या उसको अलग करने के हम कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं, उस विधि को हम पढ़ेंगे। विधि को पढ़ना है तो आज चलिए देखते हैं पृथक्करण की विधियां को। कहता जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषी का परित्याग करते हैं। ये किसने कहा? कबीर के द्वारा कहा गया है। चलिए देखते हैं। कहता मालती और उसकी बहन बल्ली अपनी गर्मी की छुट्टी को लेकर उत्साहित है। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप सभी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा है, जहां मल्ली और बल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामा जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकर और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। जैसे अनाज है, उसमें जब हम खेत से अनाज को लाते हैं, उसमें हर एक तरह के अलग अलग पदार्थ मिक्स रहते हैं। जैसे कहीं में गेहूं जब कटाई होता है तो उसमें मिट्टी भी मिक्स रहता है, तो उसको ये बल्ली के मामा जी अलग करने के लिए काम कर रहे हैं। कहता मल्ली और बल्ली यह जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझती है, हम इन कंकरों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने योग्य हो सके। कहता वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकर चुनने की चुनौती देती हैं। तथा किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं। जब भी दो से अधिक पदार्थ एक पदार्थ में मिल जाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकर और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्त चयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। कहता दोपहर के खाने में मल्ली और बल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती है कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहे हैं। चित्र 9.1 में यहाँ पे इनको खाना दिया हुआ है, इसमें से ये अलग कर रहे हैं काली मिर्च को। बल्ली मजाक में कहती है, वाह यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना नानी जी। उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती है और मल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं की फूलों के गठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक पुला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के लटके पर पीट रहे हैं। जिज्ञासा बस बल्ली मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मामा जी समझाते हैं। वे दाने पृथक करने के लिए पुल्लों को पीट रहे हैं। पुल्ला समझते हैं ना, जैसे अपना लोग गांव घर में कहते हैं कि एक पुल्ला घास लाइए। तो एक पुल्ला जो है एक मुट्ठी जितना भर के मुट्ठी में आ सके उसको करके और एक मजबूत कोई ठोस वस्तु पे उसको बजाते हैं, जिससे कि दाना अलग और पुल्ला अलग हो जाता है। पुल्लों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। आप लोग क्या करते हैं, थ्रेसर में दौनी कर देते हैं। कहता किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोग गीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसे में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छांटेंगे? वह सोचती है किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए बल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करें। तथा अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजे और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद ले। लोकगीत वह होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे फसल कटने के समय या कुछ कुछ फेस्टिवल के समय गाया जाता है। कहता क्रियाकलाप 9.1 आइए खोजें। कहता चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल गई है। क्या आप हस्त चयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को पृथक करने के विषय में सोच सकते हैं? मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने ले और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़े। क्या होता है? क्या मूंगफली के दाने से छिलके पृथक करना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। कहता अब इसमें फूंक मारे आप क्या देखते हैं? कहता हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दाने में से कौन सा भाग उड़ जाता है? आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ सूप है जो कि गांव घर में देखा जाता है। इसको भूसी अलग या कोई चीज़ को फटकने के लिए, जिसको अपना लोग फटकना कहते हैं, वही पृथक्करण विधि है। कहता अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और बल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं वायु की दिशा में हिला रहे हैं। चित्र 9.4 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है? देखिए वायु की दिशा इधर है और सूप ये रहा, ये अनाज रहा। ये भूसा जो है ये भारी, जो अनाज भारी होता है ये तो सीधे नीचे गिरता है और जो हौला होता है वह हवा से दूर हो जाते हैं, जिसको अपना लोग गाँव घर में वसाना कहते हैं। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि वसाई विनोइंग कहलाती है। वसाई कहलाता है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की क्रिया होते हुए देखी है? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। कहता तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीनें निर्मित की गई है। इन मशीनों का उपयोग पुलों से भूसी और अनाज के दाने को अलग करने के लिए किया जाता है। यह मशीन थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। ये थ्रेशर है। थ्रेशर जब दौनी होता है देखते हैं कि गेहूं अलग हो जाता है और भूसा अलग निकलते रहता है। कहता बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है, आप इसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? चावल से भूसी क्यों नहीं अलग हो रहा है बंद कमरे में? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल पा रहा और जो हौला है भूसी वो चावल से दूर नहीं हो पा रहा है। कहता अगले दिन मल्ली और बल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने जाने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बल्ली अपनी मामा जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। बल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं?
मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। चोकर जो कि आटा के भाग में ही जो मोटा मोटा परत होता है उसको हम निकाल लेते हैं। कहता बल्ली, हम इसे कैसे करते हैं? मामी जी, हम इसके लिए चालनी, देखिए चालनी, यहाँ भी चालनी का यूज किया हुआ है। चालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाता है। बारीक मतलब छोटा छोटा कण निकल जाता है, जो कि चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हो तो क्या छानना प्रक्रिया कम करेगी? चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। कहता, क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होता देखा है? अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में जाते हैं। वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। कहता, साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाए और चर्चा करें कि यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं, नमक जो है समुद्र जल से प्राप्त होता है। कहता, समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वाष्प क्या होता है, वाष्पित और ठोस नमक शेष रह जाता है। 9.6 में फिर लवण के इस क्रिया को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये देखिए नमक का चित्र दिखाया गया है कि नमक कैसे प्राप्त होता है। कहता, भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये पूछता है। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। कहता, क्रियाकलाप 9.2 आइए अवलोकन करें और रचनात्मक बनाएं। कहता, एक कटोरी या कोई भी पात्र ले और उसे जल से आधा भरे। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुल कर विलयन न बन जाए। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डालें। आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। इसे सूखने दें और अवलोकन करें। चित्र 9.7 ख और चित्र 9.7 ग में देखिए। सूखने से पहले ये रहा, सूखने के बाद ऐसा कलाकृति देखिए। आप उस घोल का किसी भी तरह का आकृति बना सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे देखे हैं? धब्बे कैसे बनते हैं? जो गर्मी के समय पसीना से धब्बा बन जाता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। कहता, क्या आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज़ पर क्या बचा है? कागज़ छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। कहता, समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटी या पौधे के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे विविध औषधीय
पौधों की जड़ों, पत्तियां, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। क्रियाकलाप 9.3 आइए जांच करें। देखिए, कहता क्रियाकलाप, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन। ये चीनी मिट्टी का एक बर्तन है, इसमें नमक का कुछ घोल डाला हुआ, नमक और पानी का घोल। कहता चीनी मिट्टी का डिश है, तार की जाली ये न। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य उपर्युक्त पात्र का उपयोग कर सकते हैं। चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म करना। ये चीनी मिट्टी की एक बर्तन है, उसको अब गर्म कर रहे हैं हम। इसे गर्म करें और जल उबल कर उड़ जाने दें। मतलब गर्म करते रहे जब तक कि जल उबल कर वाष्प बन के उड़ नहीं जाए। कहता जैसा कि 9.8 में दर्शाया गया है, चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दे। आप क्या देखते हैं, चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है? क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। देखिए, सावधानी बरतने के लिए कह रहा है कि चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें। चित्र का अवलोकन करें। क्या यह प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? कहता क्या कोई ऐसा विधि है जिसमें मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ एक ही प्रक्रिया से। तब इसको देखते हैं। कहता जब अब समय आ गया है कि मल्ली और बल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने आए। वे अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित है। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई और दादी जी की चाय का समय हो गया है। दादी जी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। देखिए, यहाँ पे चाय बनाने का फिगर दिया हुआ है कि चाय बना के कैसे छाना जाता है। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। बल्ली, वह कैसे? मतलब बिना छांके चाय को अलग करना। यह प्रोसेस दिखा रहा है। चाय वाले बर्तन पात्र को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दे और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़े ले। बल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन। इस प्रक्रिया को जब ठोस जब नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन कहते हैं। तिरछा कर जल द्रव को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया निस्तारण कहता है। निस्तारण जब हम अलग करते हैं। कहता हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। सही बात है, तेल जो है जल में मिश्रित नहीं होता है और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? इसको देखते हैं। तेल और जल को आप किस तरह से अलग कर सकते हैं? कहता दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती है क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती है। बालन, अच्छा, इसका अर्थ यह है कि इसको अलग करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाती है और अपने दादाजी को देता है।
दादाजी आइए अब मैं चाय को इसी चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि हाँ सारी चाय की पत्तियाँ चालनी में रह जाती है। चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। चाय को चाय पत्ती से अलग करने की प्रक्रिया को फिल्टर करना कहते हैं, यानी कि निस्यंदन कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि वह मटमैले जाल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है। आओ क्यों ना हम स्वयं करके इसका पता लगाएं। दादाजी साथ ही मटमैले जाल को कपड़े के एक टुकड़े से छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा। मल्ली कहता हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए। दादाजी कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागे के बीच छोटे छोटे रंध्र यानी कि छिद्र होते हैं। कपड़े के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियाँ फिल्टर पात्र का उपयोग करके अलग की जा सकती है, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। देखिए क्रियाकलाप 9.4 में आइए प्रयोग करें। कथा चित्र 9.10 में दिखाए अनुसार आप स्वयं फिल्टर पात्र मोड़कर उसका एक शंकु कोण बनाने का प्रयास करें। एक फिल्टर पात्र है, एक तरफ फोल्ड किया है, दूसरा तरफ फोल्ड किया और शंकु कोण बनाया है। ये फिगर में दिखा रहा है। कहता है इसे एक शंक्वाकार, मतलब ये आकार है शंक्वाकार, इसे एक शंक्वाकार फ्लास्क पर रखी कीप फनल के अंदर रखें और इसमें मटमैला पानी डालें। मटमैला मतलब कि उसमें गंदा पानी डालें। देखिए फिल्टर पत्र है, कीप फनल, मटमैला पानी है, त्रिपाद स्टैंड और शंक्वाकार फ्लास्क। ये मतलब एक कप है, जैसे कि आप फिल्टर बनाए हैं, उसमें आप गंदा पानी डालें, उसमें 2 लेयर 3 लेयर करके डाले हैं और नीचे एक गिलास या कप लगा दिए कि जिससे आपको पता चले कि पानी शुद्ध होकर मेरे गिलास तक आ रही है या नहीं। ये देखिए फिल्ट्रेशन की विधि है। कहता आपने क्या अवलोकन किया, क्या मिट्टी के कण फिल्टर पात्र से होकर निकल जाती है। कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा। आपको फिल्टर पात्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंदन के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा। कहता फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदन का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। आइए डिजाइन करें और बनाएं। बल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़े जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन यानी कि उसको शुद्ध करने की विधि, एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और उसका निर्माण करें। कहता टी बैग, चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोके लेते थी और जल के आर पार निकल जाता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़ों का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, फिल्टर पत्र, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं, यानी कि जिसको अपना लोग छकनी कहते हैं। देखिए ये समुद्र है, यहाँ पे नाव दिख रहा है। आप देखिए इसको मछली पकड़ने के लिए भी जाल का यूज कर रहे हैं, तो उसको कहाँ से क्या चीज़ अलग होगा उस बस इस चैप्टर में वही चीज़ देखना। कहता मल्ली और बल्ली अपने दादाजी को और उनके मित्र
ओटुकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओटुकम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर बह जाती है। बल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन की विधि का स्मरण हो जाता है और वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तंभ हो जाती है। कथा आइए नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी है, इनमें कुछ और पंक्तियाँ जोड़ें। यानी कि एक कविता लिखा हुआ है, इस कविता को कथा अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। अभिभावक मतलब कि जो आपके घर में हैं, बड़े हैं, उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं या उनके उस विषय में चर्चा कीजिए। कहता आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है। आपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का उपयोग करते हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि जब दूध फट जाता है तो उसको गर्म करके हम लोग अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मोटा मोटा परत है एक दूसरे से सट के वो एक मजबूत आकार में आ जाता है और पानी अलग हो जाता है। देखिए, मल्ली और बल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश में का भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहते रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिससे मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रहता है। मक्खन जो है हौला होने के कारण ऊपर रहता है और छाछ नीचे बैठ जाता है। मौसी के घर पर उनका प्रभाव आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक है। जब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग पहुंचने का समय आ गया। शिलोंग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उससे अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाते हैं। देखिए, लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी के बुरादे हैं, यहाँ पे कील गिर जाता है। अब ये लकड़ी का कील जब अंदर गिर गया तो उसको हाथ से निकालने के बजाय ये चुंबक का यूज कर रहा है, चुंबक मैग्नेट का, जिससे क्या होगा कि लोहा जो है चुंबक में सट जाएगा और हाथ पे भी लकड़ी का खरोच वगैरह से बचत होगा। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण इसको कहते हैं। कहता बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित मतलब एक दूसरे की ओर चिपकना, यानी कि एक दूसरे की ओर सट जाएगा, उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई ने पृथक्करण की विधि का उपयोग किया। चुंबकों को जाने अध्याय का स्मरण करें। कहते वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। देखिए, ये भी एक चुंबक है। इस मशीन में इसके हेड पे चुंबक लगा हुआ है, जिससे कि ये कचरा में लोहा को अलग यानी कि धातु को अलग कर रहा है। कहता आजकल पुनर्चक्रणता रिसाइकल अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्रायः
अनुपयोगी मतलब जो उपयोग नहीं हो रहा, उपयोगी लोहे की कतरनें, स्क्रैप आयरन होती है, इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाता है। तथा मल्ली और बल्ली की छुट्टियां आनंदमय रही। उनकी यह मनोरंजन भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में अस्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया, बल्कि पदार्थों को पृथक करने के विधियां का भी ज्ञान प्राप्त किया। कहता आइए क्रियाकलाप 9.6 में आइए खेल खेलें। कहता निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियां पर लिखें। कहता दालों से छोटे कंकर पृथक करना, तो आप देखिए कि कैसे अलग किया जाता है। या सूप से अलग कीजिए या हाथ से। दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना, पके हुए दलिए या पोहे से हरी मिर्च निकालना, तरबूज से बीज निकालना, निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों का पृथक करना, ये तो चुंबक के द्वारा कर रहे थे। माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों को ढेर में से गेंदे का फूल चुनना, रेत से कंकर पृथक करना, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़ों पृथक करना, पानी से तेल पृथक करना, नमक के विलयन से नमक पृथक करना। ये तो आप देखें कि नमक से नमक कैसे पृथक हो रहा था। इसको गर्म करते थे और वाष्प के रूप में पानी अलग होता था, उसको कहता 2 टोकरियां ले, इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रजननों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाए और देखें कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है। सोचें और आरंभ करें। कहता किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाएं। कहता 2 भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना, मतलब कि पृथक करना कि अगर कोई सामान है तो उसको अलग करना है। जो काम का नहीं है उसको इसमें रखना है और जो काम का है इसको इसमें रखना है, काम वाला वस्तु। बिना काम का। कहता यह क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। अब कुछ प्रमुख शब्द है, इसको छोड़ते हैं। अब सारांश, जो कि एनसीईआरटी की जान होती है, सारांश उसको देखते हैं। हस्तचयन, हाथ से चुने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके अमाप, रंग और प्रकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। जितना सारांश है सारा थ्योरी का ही सारांश उसमें एकत्रित किया हुआ रहता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के पुलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ये सब तो आप देखे ही थे। कहता बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई कहलाती है। एक चालनी का उपयोग करके कणों के आकार में विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थ को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग एक द्रव में घुले ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि नमक और पानी का घोल को हम गर्म करके वाष्प के रूप में करते थे। कहता किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन कहलाता था। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता था तो उसे इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते थे। निस्तारण, ये लाइन देख लेना। निस्यंदन, फिल्टर का उपयोग, निस्यंदन यानी कि फिल्टर का उपयोग घुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। मथनी का उपयोग दही से निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। चुंबक का उपयोग क्या था? चुंबक का उपयोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ पृथक करने के लिए किया जाता था। देखिए, कहता एक खेल खेलिए। बुद्धिमान मछली स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तैयार करे। छड़ी के एक सिरे पर धागा बांधे और धागे के मुक्त सिरे पर चुंबक बांधे। टैंक 1 में लाल गत्ते की मछली और टैंक 2 में नीले गत्ते की पर्चियां हैं।
जिन पर लोहे की क्लिप लगे हैं। छड़ी द्वारा पहले एक लाल मछली निकाले जो कि पृथक्करण विधि का प्रतिनिधित्व करती है, फिर इससे संबंधित नीली पर्ची निकाले। अपने मित्रों पर ध्यान दें, क्या वे इसे सही ढंग से खेल रहे हैं। यानी कि आपको कह रहा कि आप एक बंसी बनाइए, आप एक बंसी बनाइए। बंसी जो कि अपना लोग बनाते हैं मछली पकड़ने के लिए, एक छड़ी लेते हैं, ऐसे करके एक छड़ी रहता है। छड़ी में हम क्या करते हैं, धागा डालते हैं, धागा डालते हैं, यहाँ पर हम बंसी बनाते हैं इसमें लोल, और यहाँ पर कुछ चीज़ फंसा देते हैं जो कि जिससे कि मछली उसको खाने के लिए आए और उसके मुंह में कट जाए। देखिए, आइए और अधिक सीखे। प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है। देखिए, निस्यंदन क्या होता है, जब अपना अलग करते हैं, इसको हम छटाई कहते हैं। निस्तारण क्या था, जब अलग कर लेते थे। वाष्पन क्या था, जब उड़ जाता था। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता था। मथना विधि से क्या करते थे, मक्खन से दही निकालते थे। यही आप प्रश्न रहा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला अध्याय जो है, अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं।